हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अपने एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 वार्षिक परीक्षा छात्रों के लिए जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम्स देने वाले हैं इंटरमीडिएट क्लास 12 का 2024 में, उन सभी छात्रों के लिए वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे हम लोग फिजिक्स भौतिक शास्त्र के काफ़ी इंपॉर्टेंट 35 ऑब्जेक्टिव मोस्ट समझो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से जो आप सभी के एग्जाम्स में कई सारे प्रश्न यहाँ से हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, टोटल आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। पैटर्न मैं आपको बता दूँ, सभी को पैटर्न हालांकि पता ही होगा। 35 का जवाब देना है सिर्फ। ठीक है, 20 आपको लघु उत्तर रहेंगे जिसमें से 10 का जवाब देना है। 6 आपका दीर्घ उत्तर रहेंगे जिसमें से 3 का जवाब देना है। 70 मार्क्स रहेंगे 100 में से 70, क्योंकि 30 नंबर का आप सभी को फिजिक्स में प्रैक्टिकल होता है क्लास 12 में। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और वेबसाइट की मदद से तैयारी कर सकते हो। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वेबसाइट पे अपलोडेड है, starkstudypoint.com। गूगल पे लिखना, ये इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है। लाखों छात्र यहाँ से पढ़ चुके हैं और पढ़ भी रहे हैं अभी भी, तो आप लोग जाके पढ़ाई कर सकते हो। चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं इस वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए बने रहना। पहला प्रश्न हमारे सामने यहाँ पे कहा गया है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी क्या होगा। बहुत ही विवेक प्रश्न है और ये समझ लो कि ये प्रश्न आपको रहेगा ही रहेगा, या तो x अक्ष रहेगा या फिर y अक्ष रहेगा या फिर z अक्ष रहेगा। ठीक है, ये तीनों में से कोई ना कोई यहाँ पे बदल के x अक्ष यहाँ पे है तो हो सकता है y अक्ष पूछ दिया जाए, z अक्ष पूछ दिया जाए, तो आपको ये चीज़ समझना होगा। ठीक है, जब इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे x अक्ष की दिशा में हो तो आपको YZ तल लगाना है। क्या लगाना है? YZ तल। जब y पूछा जाएगा y अक्ष तो आपको XZ तल लगाना है। जब आपको z अक्ष पूछा जाएगा तो आपको XY तल लगाना है। ठीक है, समझ में आ रही है ना? तीनों चीज़ आपको मैं बता दिया। तो यहाँ पे एक का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी के साथ चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे x अक्ष पूछा गया था तो हम लोग को YZ तल में लगाना है। समझ में आ रही है ना? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु हाफ, देखो कहा गया है कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 1600 साल, 1600 ईयर्स। एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु दिया गया है 1600 वर्ष, तो इसकी माध्यमिक आयु मतलब एवरेज लाइफ क्या होगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो अर्ध आयु दिया गया है माध्यमिक आयु, देखो माध्य आयु निकालने के लिए हम लोग को माध्य आयु बराबर क्या होगा, यहाँ पे 1600 जो अर्ध आयु दिया गया उसमें एक फार्मूला होता है 0.693 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, भाग दे देंगे, तो जो भी मान आएगा दोस्तों यहाँ से मान आएगा 2308.8 वर्ष। ठीक है, ये आ जाएगा माध्यमिक आयु मतलब एवरेज लाइफ। तो यहाँ से देखो 2308.8 ऑप्शन में नहीं है तो इसको हम लोग एक बढ़ा के लिखेंगे 2309 वर्ष। क्या लिखेंगे? 2309 वर्ष। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही इसका राइट आंसर हो जाएगी। ये रिपीटेड प्रश्न है और कई बार आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, 2 का ए। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होगा। किसी भी अर्धचालक का, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए। ये आपका निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होती है। तो यहाँ पे ऋणात्मक आपको याद रखना है। 3 का सही उत्तर बी हो जाएगा। किसी भी अर्धचालक का तापमान गुणांक क्या होगा? निगेटिव होगी। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं कि लेजर क्रिया के लिए जो आवश्यक होती है वो क्या होती है। देखिए जब भी लेजर एक्शंस होती है उसके लिए होना चाहिए आपको संख्या परिवर्तन। क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन इन्वर्सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड प्रश्न है ये। 4 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। 4 का डी लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है हाई टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर या हाई प्रेशर या फिर पॉपुलेशन इन्वर्सन या फिर संख्या परिवर्तन। तो लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है संख्या परिवर्तन। ठीक है, 4 का डी। फिफ्थ नंबर प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर के कोड को परतदार किस लिए रखा जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर का जो कोड होता है, कोर, ठीक है, उसको लेमिनेट किया जाता है किस लिए, क्या चीज़ के लिए? ऊर्जा क्षय कम करने के लिए, या फिर मात्रा को क्षय कम करने के लिए, या फिर आवेश को रिड्यूस करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि एनर्जी जो होती है उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर में लेमिनेट किया जाता है। तो 5 का सही उत्तर एक के साथ चलेंगे, ऊर्जा क्षय कम करने के लिए या फिर टू रिड्यूस एनर्जी लॉसेज। ऑप्शन नंबर 5 का ए इधर सही उत्तर यहाँ पे। चलिए 6 नंबर देखते हैं बच्चों। यहाँ पे कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पदार्थ के जो 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
पॉजिट्रॉन, ये सारे फोटोन, मूल कण जो होंगे वो तीन ही होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके लिए कौन सी राशि समान होती है तीनों में? मास, चार्ज, मोमेंटम या फिर एनर्जी। देखिए इसके लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो राशि जो समान होती है वो होता है आपका मोमेंटम। क्या होता है? मोमेंटम। तीनों में संवेग जो होता है वो समान होती है। तो 6 का सही उत्तर सी के साथ चलेंगे हम लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए समान जो राशि होती है वो है संवेग, मोमेंटम। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि नाभिकी की खोज की थी किसने? न्यूक्लियस का खोज। बहुत ही शानदार प्रश्न है। थॉमसन जो किया था ये इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। किसका? इलेक्ट्रॉन का। लेकिन पूछा गया है नाभिकी की, न्यूक्लियस का, तो सभी को पता होगा न्यूक्लियस का खोज किए थे रदरफोर्ड ने, ठीक है। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। तो 7 का सही उत्तर सी के साथ चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कण विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक ही समय रहने पर अचर वेग से जा सकता है? क्या कहा गया है बच्चों? देखो कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कण है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन या फिर ये सभी। कौन सा ऐसा कण है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक ही समय रहने पर अचर वेग से जा सकता है, ठीक है ना। तो वो होता है आपका फोटोन। क्या होता है? फोटोन कहलाता है। तो फोटोन एक ऐसा कण है जो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक ही समय रहने पर वो अचर वेग से जा सकते हैं। तो 8 का सही उत्तर सी के साथ चलेंगे, फोटोन, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये है, प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, मॉडल सेट के प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है? ऑप्शंस है व्यतिकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश का ध्रुवण या फिर कैथोड किरण का निकलना। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक ऐसी घटना है जो प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। सपोर्ट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर 9 का बी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण जो होता है, देखिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ थिन प्रिज्म इज, थिन प्रिज्म का जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है ये फार्मूला है, पूछा जाता है बार बार परीक्षा में, तो इसको याद रखिएगा, होता है μ-1 इंटू में ए होता है। क्या होता है? μ-1 इंटू में ए। जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है यह इसका राइट आंसर है, 10 का सी। चलिए 11 नंबर देखते हैं कि कांच के समानांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होती है कितना? फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ग्लास स्लैब इज। देखिए कांच के समानांतर सतह के जो पट्टी का फोकस दूरी जो होती है वो 0, अनंत, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर क्या होती है भाई? देखो 10 सेंटीमीटर तो होगा नहीं, 100 सेंटीमीटर तो होगा नहीं, या तो 0 होगा या फिर अनंत होगा। तो कांच के समानांतर सतह की जो पट्टी की फोकस दूरी होती है बच्चों ये होता है आपका अनंत, इनफाइनाइट होती है। कितना होता है? इनफाइनाइट। इसको याद रखिएगा, 11 का ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम लोग, इनफाइनाइट। चलिए 12 नंबर देखते हैं कि हीरा के लिए क्रांति कोण जो होता है वो कितना होता है? देखिए 3 तरह के पूछे जाते हैं यहाँ पे, जल के लिए, कांच के लिए और हीरा के लिए। आप लोगों से याद रखिएगा सारा। तो यहाँ पे हीरा के लिए हीरा के लिए जो होता है क्रांति कोण यहाँ पे पूछा गया है तो होता है 24.41 डिग्री। क्या होता है? ये हीरा के लिए होता है। ये तीनों चीज़ आपको याद रखना होगा। हीरा के लिए क्रांति कोण 24.41 डिग्री। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा जल के लिए, ठीक है, जल के लिए कितना होता है, तो ये आपको पानी या फिर जल, पानी पूछा जाएगा या फिर जल, ठीक है। तो ये हो जाएगा पानी और जल के लिए। अगर पूछा जाएगा आप लोगों के कांच के लिए, कांच के लिए पूछा जाता है तो ये हो जाएगा कांच के लिए, कांच के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये कांच के लिए, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी होगी, हीरा, पानी, कांच, ये तीनों आपको याद रखना होगा। तो हीरा के लिए 12 का सही उत्तर ए के साथ चलेंगे, 24.41। ये पूछा जाता है, मैंने इसलिए आपको इस पर टाइम दिया, तीनों आपको याद होनी चाहिए, एक न एक पूछा जाएगा। या तो अभी हीरा का पूछा गया तो आपको कांच का लिए पूछा जाएगा या फिर पानी के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर। कहा गया है भाई अवरोध के किनारे प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड। देखिए अवरोध के किनारे जो प्रकाश का मुड़ना होता है उसको हम लोग बोलते हैं विवर्तन। क्या बोलते हैं? डिफ्रेक्शन। क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 13 का बी सही उत्तर हो जाएगी यहाँ पे। चलिए 14 नंबर देखते हैं कि समान समायोजन में एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है वो कितनी होती है?
देखिए समान समायोजन में एक सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है ये होता है आपका 1+D/F। क्या होता है? 1+D/F होता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे हम लोग। 14 का ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 15 देखते हैं कि 4 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए 4 डायोप्टर लेंस क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो क्या होता है, इसका लेंस के फॉर्मूला मतलब वो पावर का उल्टा होता है। 1+1/D या फिर 1/P। पावर को हम लोग D से निरूपित करते हैं क्षमता को, और फोकस दूरी को मीटर या फिर सेंटीमीटर से। यहाँ पे 1 बराबर मीटर में है, ठीक है ना। तो 4 डायोप्टर है तो F बराबर क्या होगा 1/4, तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। 0.25 मीटर, न कि सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा राइट। अगर यहीं पे सेंटीमीटर में ऑप्शन देता तो ये होता है 0.25, उसको मीटर में बदलते हैं 100 से, तो यहाँ से हो गया 100, ये कट जाएगा तो ये बचेगा 25 सेंटीमीटर। जब 25 सेंटीमीटर रहता ऑप्शन में तो वो भी आंसर हो जाता। तो 15 का से उत्तर यहाँ पे 0.25 मीटर हो जाएगी। 16 देखते हैं कि प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान होती है। रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन इज। देखिए प्रोटॉन का जो रेस्ट मास होता है वो आपको याद होनी चाहिए, वो 0 होता है। कितना होता है? 0, शून्य के बराबर होता है प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान। रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन इज कितना? 0। ऑप्शन नंबर 16 का ए इज द राइट आंसर। 17 देखते हैं। कहा गया कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है वो आपको ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, तो याद रखिएगा एनर्जी, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। ऑप्शन नंबर 17 का बी। 18 देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होगा। देखो बच्चों ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गर्म करने पर किसी भी सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपवर्तित रहेगा, या फिर पहले घटेगा या फिर पहले बढ़ेगा, ठीक है ना। तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगी किसी भी अर्धचालक का जो रेसिस्टेंस होता है उसको अगर हीट करेंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो घटेगा, क्या होगा, डिक्रीजेज होगी। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 18 का ए सही उत्तर हो जाएगा। गर्म करने पर अर्धचालकों का जो रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो घटता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सभी को पता होगा हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 के बराबर होता है और सबसे ज़्यादा होती है पृथ्वी पर, सबसे ज़्यादा इसी का होता है। ऑप्शन नंबर 19 का सी। चलिए 20 नंबर देखते हैं कि मानव नेत्र का विभेदन क्षमता जो होती है वो कितने होती है। देखिए मानव नेत्र का जो विभेदन क्षमता होती है, रिजॉल्विंग जो पावर होती है, वो कितने सेकंड के बराबर होती है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो वो 60 सेकंड के बराबर होता है। क्या होता है? 60 सेकंड के बराबर। ऑप्शन नंबर बी, ये प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, तो 20 का बी आपको याद होना चाहिए। 21 देखते हैं कि नंद गेंट के लिए बुलियन व्यंजक। देखो मेन 3 गेंट होते हैं, मूल गेंट, उसको आपको सभी को याद रखना होगा, ठीक है, और नंद गेंट ये सभी को मिला के बनता है। तो इसके लिए बुलियन जो व्यंजक होती है, बुलियन एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, ये होता है A.B के ऊपर रेकरिंग बराबर हुआ है, ठीक है। ये होता है नंद गेट का। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 21 का ए। अगला है कि 1 किलोग्राम मात्रा के तुल्य ऊर्जा लगभग कितनी जूल के बराबर होता है। 1 केजी बराबर कितने जूल के बराबर, ठीक है, कितने जूल के बराबर होगा ये मान, यही प्रश्न पूछा गया भाई। तो 1 किलोग्राम मात्रा के तुल्य ऊर्जा जो लगभग होगी वो होता है आपका 10 के पावर 17 जूल के बराबर। क्या होता है? 10 के पावर 17 जूल के बराबर। ऑप्शन नंबर 22 का सी हो जाएगा। 23 रखते हैं कि सूर्य की ऊर्जा का जो कारण है वो क्या होता है। देखिए सूर्य की जो ऊर्जा का कारण है वो नाभिकीय संलयन, विखंडन, गैसों का जलना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है आपका नाभिकीय संलयन। मतलब सूर्य का जो प्रकाश आती है या फिर सूर्य में जो ऊर्जा होती है वो किस पर आधारित है, तो वो नाभिकीय संलयन पर। और नाभिकीय विखंडन जो है वो हाइड्रोजन बम जो बनता है यहाँ पे H2 बम, ठीक है, हाइड्रोजन बम, ये नाभिकीय विखंडन पे आधारित होती है। तो इसका बी यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन नहीं, फ्यूजन। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका वेधन क्षमता अधिकतम होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा किरणें, कैथोड रेज, एक्स रेज या फिर वाई रेज, गामा रेज, वाई नहीं गामा रेज है ये।
तो किसका आवेदन क्षमता सबसे अधिकतम होती है? तो ये गामा किरण का, गामा रेज का सबसे अधिक पेंट्रेटिंग पावर होती है मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर 24 का डी। 25 देखते हैं कि ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या कितनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर जो होते हैं उसमें पीएन जंक्शन लगा होता है, उसकी संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या फिर 2 या 2 से अधिक। तो सही उत्तर इसको 2 होता है। कितना होता है? पीएन जंक्शन की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं, अल्फा कण जो होता है वो क्या होता है? हीलियम नाभिक है, न्यूक्लियन है, विद्युत चुंबकीय तरंग है या फिर इलेक्ट्रॉन है? तो देखिए अल्फा कण जो है ये आपका हीलियम न्यूक्लियस है। क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर 26 का ए, हीलियम नाभिक होता है ये। चलिए 27 देखते हैं भाई, कहा गया है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है किस पे? देखिए इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन किस पे निर्भर होती है? उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन प्रकाशिक तरंगदैर्घ्य पे, इंटेंसिटी पे या फिर धातु के कार्यफलन पे? तो ये निर्भर होती है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। तो 27 का सही उत्तर एक के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए 28 देखते हैं, कहा गया कि सामान्य आँख जो मानव आँख होती है उसके लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होती है। सिंपल प्रश्न है, क्लास 10th 9th वाला भी बता देगा। तो 25 सेंटीमीटर होती है सामान्य मानव आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए 29 देखते हैं, क्या कहा गया है कि एक उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग को काला कर दिया गया है तो उसके सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब क्या होगी? देखो ये मान लेते हैं कि कोई आपका उत्तल लेंस है, इसके ऊपरी आधा भाग को मत, ठीक है, ये है आपका ऊपरी आधा भाग। इसको क्या किया गया है दोस्तों? इसको काला रंग से ढक दिया गया, मतलब काला कर दिया गया। इस भाग को क्या किया गया है? काला किया गया है इस भाग को, ठीक है ना। देखो मैं काला कर दिया हूँ, इस भाग को क्या किया है? वो काला कर दिया गया। उसके सामने रखी वस्तु के जो प्रतिबिंब होगा वो क्या कहलाएगा, मतलब क्या होगा? यही पूछा गया ना हमसे। तो देखो अगर एक उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग, ये आधा भाग हुआ, इसका ऊपरी का आधा भाग हुआ ये, ठीक है, ऊपरी वाला, तो उसके सामने रखी वस्तु के जो प्रतिबिंब होगा का आकार बढ़ेगा, आकार घटेगा, तीव्रता घटेगी या फिर तीव्रता बढ़ेगी। देखिए दोस्तों इसमें जो है न आकार बढ़ेगा न आकार घटेगा, आकार तो सेम रहेगा जैसे प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उसका क्या होगा? तीव्रता जो है, इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा? तीव्रता जो है वो घट जाएगी। तो ये 29 का सही उत्तर क्या होगा? सी। समझ में आ रही ना? 29 का सी, तीव्रता घटेगी। अगला है 30 नंबर, यदि समान फोकस दूरी f के दो लेंस संपर्क में समान प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो समतुल्य फोकस दूरी जो होगी वो कितनी होगी? तो समतुल्य फोकस दूरी जो हो जाएगी वो आपका f/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? f/2। ऑप्शन नंबर सी। अगला है फैराडे नियतांक का मात्रक क्या होता है? देखिए फैराडे नियतांक का जो मात्रक होता है ये आपको याद होनी चाहिए, कूलम्ब प्रति मोल होता है। क्या होता है? कूलम्ब प्रति मोल। ऑप्शन नंबर 31 का बी। 32 देखते हैं, क्या कहा गया कि चोक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है? पावर फैक्टर ऑफ चोक कॉइल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा कि चोक कॉइल का जो शक्ति गुणांक होता है वो आपको 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 33, समान प्रतिरोध n वाले प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन से प्राप्त समतुल्य प्रतिरोधों का अनुपात कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई सारे छात्र इसमें फंस जाएंगे। क्या कहा गया? समान प्रतिरोध, धारिता वाला नहीं, धारिता में रहता तो उल्टा हो जाता, लेकिन प्रतिरोध पूछा गया है सबसे पहले श्रेणी क्रम का। तो श्रेणी क्रम का क्या होता है? जितना संख्या होता है उतना ही होता है, n। ये क्या होता है आपका समांतर क्रम में? तो 1/n होता है, ठीक है। तो ये n ऊपर जाएगा तो ये n² हो जाएगी, तो n² का समान जो प्राप्त समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात होता है वो n² होती है। इसी में अगर पूछ दिया जाता है n² अनुपात 1 तो ये भी आंसर हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर 33 का बी। अगला देखते हैं 34, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक होता है? देखो ये मान लेते हैं कोई प्रिज्म है, यहाँ पे, यहाँ से कोई प्रकाश का किरण गया, ठीक है, यहाँ पे बीच में गया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होता है? वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो किस रंग के लिए सबसे कम, सबसे अधिक होता है? अधिक सबसे ज़्यादा कौन सा
अधिक होगा विचलन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे ऊपर होता है लाल और सबसे नीचे होता है आपका बैंगनी, विबज्योर होता है ना। तो सबसे ज़्यादा लाल का होगा सबसे कम होगा लाल का, मतलब ये लाल जो है सबसे कम विचलन होगा, सबसे कम विचलन। और सबसे अधिक विचलन जो होगा वो आपको बैंगनी रंग का हो जाएगा। क्या होगा? बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलन, क्योंकि नीचे में होता है सबसे ज़्यादा विचलन। तो आपको कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे? बी, क्योंकि सबसे अधिक पूछा गया था। तो 34 का बी इज़ द राइट। अगला है 35 इस वीडियोज का लास्ट क्वेश्चन कि दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में है तो समतुल्य लेंस कितना होगा। देखो ये दो उत्तल लेंस है समतुल्य में, तो इस दोनों का जो समतुल्य लेंस होगी वो क्या होगा? उत्तल अवतल समतल अवतल या फिर समतल उत्तल। तो ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस ही कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 35 का बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कन्वेक्स लेंस हो जाएगी। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 35 क्वेश्चंस तक किए हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं इस वीडियोज़ के माध्यम से आप लोग को कई सारे चीज़ों की जानकारी मिली होगी। जितने भी प्रश्न मैंने आप लोगों को बताए वो आप लोग याद कर लिए होंगे। ठीक है, बाय बाय सभी को, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप लोग बाय बाय सभी।